हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो जैसा कि हम अपने प्लेलिस्ट में सीक्वेंस की तरह आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको सीक्वेंस का इंडेक्स दिया था, तो वैसे ही हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते आ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो वो है अब सेंटर स्टेट रिलेशन देखेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी स्टेट में इंटर किया था पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में बात हो चुकी है। उसके बाद मैंने स्टेट के बारे में आपको बताया था। तो स्टेट में हमने बहुत सारी चीजों को देख लिया है, बहुत अच्छे से देखा है उसको। और उसके बाद मैंने आपको यूटी भी बता दिया है। तो 29 लेक्चर तक हो चुके हैं इस पॉलिटी सीरीज का। तो अब 30वां लेक्चर में ये आएगा, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हम देखेंगे। तो पहले ये चीजें आपको जान लेनी जरूरी थी, तो उसके बाद रिलेशन का अच्छे से पता चलेगा। तो संसद वगैरह ये सब हो चुके हैं, तो अब ये टॉपिक आपको काफी अच्छे से चलेगा। तो मैंने प्लेलिस्ट को उसी तरह स्ट्रक्चर किया है ताकि आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आए और हर एक प्रोविजन को आप लोग समझ सके और इस सब्जेक्ट को लेके काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो काफी कंफ्यूजन वाले आते हैं। तो जब हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना है। तो ये है संघ राज्य संबंध, जिसे सेंटर स्टेट रिलेशन बोलते हैं हम, और ये भाग 11 में है और आर्टिकल 245 से लेके 255 तक इसमें हमें देखना है। तो अब मैं बता दूं कि संबंध मतलब क्या देखना है। तो जैसे कि मान लीजिए घर में लोग होते हैं, तो एक बड़े भाई एक छोटे भाई होते हैं, तो उनमें कैसा संबंध होता है, वैसे ही संबंध को देखना है। तो जो छोटा भाई होता है या फिर कुछ बड़े भाई होते हैं, तो उनकी कुछ शिष्टाचार होती है, कुछ उनमें रूल होता है, कुछ भाइयों में, या फिर कुछ नियम कानून होते हैं जो कि लोगों को फॉलो करना होता है अपना रिलेशन मेंटेन करने के लिए। तो वैसे ही इसमें देखा जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक बिग ब्रदर है, स्टेट का मतलब समझ लीजिए ऐसे। तो अब इसमें रिलेशन के लिए कुछ बड़े भाई छोटे भाई में कुछ आप देखते हैं कि कुछ उसमें शिष्टाचार का होता है, कुछ होता है कि वित्तीय संबंध। तो बड़े भाई हमेशा देखते हैं कि छोटे भाई को हमेशा मदद करते हैं, पैसा से लेके सब कुछ तक जो भी जरूरत होती है उनकी देखभाल करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी रिलेशन होता है, जो सेंटर स्टेट है तो उनका रिलेशन, और रिलेशन किस किस से डिफाइन होता है ये हम देखेंगे। तो कुछ वित्तीय रिलेशन होंगे, कुछ प्रशासनिक होंगे, तो ये सब हम देखेंगे कि किस किस टाइप के रिलेशन है संसद और स्टेट में, और क्या क्या प्रोविजन है ये देखना होता है, और इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। जो सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन है तो कभी विवाद ना आ पाए, दोनों सहमति से काम करे। तो जब हम रिलेशन देख लेंगे कि ये प्रोविजन है दोनों के बीच में, तब जाके हम कुछ सुधार भी कर सकते हैं। जहाँ पे दिक्कत होगी वहां पे हम सुझाव देंगे कि इस दिक्कत को सॉल्व करना चाहिए, तो रिलेशन और अच्छे हो सकते हैं सेंटर स्टेट के बीच में। तो जब हम दिक्कतों को जान लेंगे तो सुझाव भी दे पाएंगे वहां पे। तो इस वजह से आपको सेंटर स्टेट रिलेशन जानना जरूरी होता है, और ये सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये और काफी मदद करेगा, और इससे काफी आपको क्वेश्चन आ भी चुके हैं। और पहला जो लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, तो आर्टिकल 1 में आपने देखा भी है कि लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। लेकिन हमारी संघात्मक व्यवस्था है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल भी चुका है, भले लिखा ना हो संविधान में, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल सिस्टम है। और ये फेडरल जो अपनाया गया है वो कनाडा के स्ट्रक्चर से हमने अपनाया है। तो अमेरिका का भी फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने कनाडा का फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया है, क्योंकि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ स्पेशल प्रोविजन है। तो ये जब मैंने आपको फेडरल सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें बताया भी है। और भारत राज्यों का संघ है, तो हमने फेडरल शब्द को लिखा नहीं है, उसमें हमने लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पहले हम शक्ति जानेंगे, तो किसका पावर है, उसके बाद व्यवस्था जानेंगे हम, संघीय है, एकात्मक है, और उसके बाद एकात्मक तब संबंध पता चलेगा, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय। तो पहले पावर किसी का जानिएगा तब जाके संबंध भी जानेगा। तो जैसे बड़ा भाई छोटा भाई का मैंने बताया, तो बड़े भाई को ज्यादा पावर होती है घर में। आप जानते हैं कि बड़े भाई की पावर ज्यादा होती है, तो वो छोटे भाई को डायरेक्शन वगैरह देते रहते हैं। और बड़े भाई की हमेशा पहले नौकरी होती है, छोटे की भी हो सकती है, लेकिन होती उनकी है तो को ज्यादा पैसा वगैरह में रहता है, तो हमेशा वो हर एक चीज में लगभग आगे रहते हैं, तो मदद भी करते हैं छोटे भाई की। तो वैसे ही यहाँ पे केंद्र का है, तो वो एज लाइक अ बिग ब्रदर काम कर स्टेट के लिए। तो यही प्रोविजन हम देखेंगे इसमें। तो पहले हम दोनों की शक्तियां देख लेंगे कि किसकी शक्ति कहाँ है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि रिलेशन कैसा है। और इसमें मैंने बोल भी दिया है कौन शक्तिशाली है, आप खुद समझे। तो जो सेंटर स्टेट रिलेशन में ये देखा जाता है कि कब हमारी सिस्टम है वो एकात्मक की तरफ झुका है कि संघात्मक की तरफ है, ये भी इसमें देखा जाता है। तो ये आप खुद डिसाइड करिएगा कि किसमें ज्यादा पावर है। तो मेनली सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादा पावर है, क्योंकि पूरे देश को यूनाइट करके रखने का जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही है। तो इस वजह से उनको पावर भी ज्यादा दिया गया है, ताकि कभी भी देश टूटे ना, ये भारत पूरे यूनाइट रह सके हमेशा। और इसका उद्देश्य क्या है, सहकारी संघवाद की स्थापना करना।
तो मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्थापना करना। तो जो अभी नीचे मैं बताऊंगा अभी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है कि राज्य और जो सेंटर है वो एक दूसरे के कोऑपरेट करके लोगों की भलाई करे। आप जानते ही हैं कि दोनों गवर्नमेंट का काम एक ही है कि लोगों का ही भलाई करना है। तो वही पब्लिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी शासन करती है और उसी पब्लिक पे स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की क्या जरूरत है, दोनों लोग मिलके मदद कर सकते हैं, उस पब्लिक की बेहतर स्थिति बना सकते हैं। अब हम देखेंगे तो वहां पे जहाँ पे सुधार करने की जरूरत है वो मैं बताऊंगा, तब जाके वो सुधार होगा, तो दोनों स्टेट और सेंटर में अच्छे संबंध बन पाएंगे और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ेगा। संसाधनों का समतामूलक वितरण होगा तो संबंध अच्छे होंगे तो समतामूलक वितरण भी होगा। क्योंकि मान लीजिए कि किसी स्टेट में अदर पार्टी की सरकार हो और सेंटर में अदर पार्टी की सरकार हो, तो अब वहां पे भेदभाव किया जाता है। लेकिन जब संबंध अच्छे रहेंगे, पार्टी से मतलब नहीं रहेगा, तो वहां पे संसाधनों का समतामूलक वितरण होगा। तो हमेशा देखा जाता है कि केंद्र सरकार उस राज्य को ज्यादा मदद करती है जिस राज्य में उसकी ही पार्टी की सरकार रहती है। तो जो योजना आयोग के समाप्त करने का ये भी एक कारण माना जाता है कि योजना आयोग भेदभाव करते थे, तो इस वजह से योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया। तो अब संबंध अच्छे रहते हैं अगर केंद्र राज्य में, तो इसकी जरूरत नहीं हो पाती, भेदभाव नहीं होता और उनको समाप्त करना नहीं पड़ता। तो ये भी है। और तीसरा इसमें है कि न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो वही है कि रिलेशन अच्छा होगा तो सभी चीजें अच्छी होंगी, न्याय की भी उपलब्धता अच्छी हो पाएंगी, सुनिश्चित कर पाएंगे, दोनों स्टेट और गवर्नमेंट कोऑपरेट करके लोगों को अच्छे से न्याय वगैरह दिला पाएंगे। तो इसमें 3 संबंध देखना होता है, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय संबंध की सेंटर स्टेट में कौन कौन से रिलेशन है। तो अब मान लीजिए एक पैसा से हो सकता है, एक प्रशासनिक अधिकारी से हो सकता है और एक लॉ को लेके हो सकता है, विधायी अधिकार जिसे हम बोलते हैं। तो ये 3 ही होते हैं। तो तीनों अब मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। पहले हम देख लेते हैं विधायी अधिकार, लेजिस्लेटिव पावर। तो आर्टिकल 245 से 255 में सारे जो संबंध है वो हम देख लेंगे। तो अभी हम विधायी संबंध देखते हैं, संसद की अधिकारिता प्रभावी नहीं। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो संसद है वो कहाँ कहाँ उसका कानून नहीं लागू हो सकता है, मतलब जो उसके अधिकारिता है वो प्रभावी नहीं होंगे कहाँ कहाँ संसद के। तो ऐसा नहीं है कि संसद पूरे जगह पे अपना लॉ बना के लागू कर सकती है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। और पहला है जो आर्टिकल 145(1) में लिखा गया है कि संसद पूरे देश में कानून बना सकती है। तो जो संसद कानून बनाती है वो पूरे देश में लागू हो सकता है। किसी क्षेत्र के लिए बना सकती है लेकिन संसद का कानून पूरे देश में लागू होता है, और किसी एक क्षेत्र के लिए भी बना सकती है। तो संसद को दोनों पावर है, या तो वो पूरे देश के लिए भी कानून बना सकती है या फिर वो किसी कंट्री के पार्ट के लिए भी कानून बना सकती है। लेकिन राज्य का जो होता है वो अपने क्षेत्र में ही कानून बना सकते हैं, तो वो राज्य के क्षेत्र में ही बना सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो या तो पूरे क्षेत्र में बना ले या फिर वो कुछ पार्ट में बना ले राज्य के, लेकिन वो पूरे देश में स्टेट कानून नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे ये आप ध्यान में रखिएगा। और आर्टिकल 240 है, तो ये समझने के लिए आपको है, ये मत समझिएगा कि अब आर्टिकल आउट ऑफ ये जो 245 255 के बीच से जा रहा है, तो ये मत समझिएगा। ये रिलेशन हम देख रहे हैं तो ये जानना आपको जरूरी है कि संसद का कहाँ पावर है और स्टेट की कहाँ पावर है, क्योंकि संसद का कानून कहाँ नहीं लग पाएगा। इस वजह से हम वहाँ पे देखेंगे कि मतलब स्टेट का वहाँ पे ज्यादा वैल्यू दिया गया है, तो ये देखना है यहाँ पे। तो आर्टिकल बाहर भी जा सकते हैं। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी जैसे क्षेत्रों पे राष्ट्रपति का अधिकार है। तो विधि निर्माण का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो यहाँ पे संसद कानून नहीं बनाती है, यहाँ पे राष्ट्रपति का कानून लगता है। तो ये अब समझ लीजिए यहाँ पे आप। और 5वीं अनुसूची के भाग ख द्वारा राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र में नहीं लगे। तो ये 5वीं अनुसूची जो आगे मैं बताऊंगा आपको 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में, तो उसमें राज्यपाल प्रोविजन कर देता है कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र है SC के लिए, तो उसमें कोई भी संसद का कानून नहीं लग सकता है अगर राज्यपाल उसमें निर्देश दे दे तो संसद जो भी कानून बनाएगी वो वहां पे लागू नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिए। तो जब ये मैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल आपको बताऊंगा तो उसमें मैं ये आपको बताऊंगा। और 6ठी अनुसूची द्वारा असम के राज्यपाल घोषित कर सकते हैं कि संसद की विधि स्वायत्त शासित जिलों में नहीं लगेगी। तो असम नहीं, उसमें 4 राज्य हैं, तो उस 4 राज्य में जो भी संसद की कानून है, जो ट्राइबल एरिया है 6ठी अनुसूची के, तो उसमें वो कानून नहीं लग सकती है। राज्यपाल अगर घोषित कर देते हैं, स्वायत्त शासित जिले हैं तो वो काफी पिछड़े लोग हैं हमारे देश के, तो इस वजह से वहां पे संसद का कानून नहीं लग सकता। वहां पे विद्रोह वगैरह होने लगे, उनको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा भारत है भी नहीं है, तो बहुत वो पिछड़े हुए हैं, आप उनको देख के समझ ही नहीं सकते। तो वो काफी आदिवासी जैसे लोग, तो इस वजह से राज्यपाल को पावर दी गई है, क्योंकि उनका कल्चर बहुत ही सेंसिटिव है। और
चौथा हम देख लेते हैं कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा आदि के राज्य में स्वायत्त शासी जिलों के लिए संसद कानून नहीं लगेगा, घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो वही बात है जो 6 शेड्यूल एरिया है, तो वहाँ पे जो संसद कानून बनाती है तो वो राष्ट्रपति घोषित कर देगा वहाँ पे कि कानून लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इतना समझिए कि स्टेट को, मतलब जो एरिया है स्टेट में, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए ये सब बनाया गया है। तो काफी वो लोग जो हैं वो सेंसिटिव ट्राइबल लोग हैं, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे विद्रोह होते थे ट्राइबल के एरिया में जो हस्तक्षेप करते थे ब्रिटिश, तो इस वजह से बहुत विद्रोह होते थे। तो इसी वजह से ये सब प्रोविजन दिया गया है वहाँ पे कि ताकि उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि वो भी हमारे भारत के लोग ही हैं और हमारे देश के नागरिक हैं। तो ये फर्ज बनता है कि उनको भी आगे बढ़ाने का प्रोविजन किया जाए और उनका जो कल्चर है उसको बचा के रखा जाए। तो ये है। अब हम देख लेते हैं इसमें 7वीं अनुसूची जो है, अनुसूची 7। तो अनुसूची जो 7 है इसमें बताया गया है कि कहाँ स्टेट की पावर है लॉ बनाने की, कहाँ सेंटर की है और कहाँ दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। तो इसमें 4 तरह के पावर है। तो एक मैंने छोड़ भी दिया है, जो रेसिड्यूरी पावर होती है उसमें मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, तो वो भी मैं अभी ये बताता हूँ आपको कि क्या होता है। तो पहले हम देख लें इसको। तो पहला होता है संघ सूची, इसमें 99 विषय है। तो इसमें 99 विषय है, तो इसमें जो कानून बनाती है वो संसद कानून बनाती है। जो इसमें विषय दिए गए हैं तो उसमें बैंकिंग वगैरह दिया गया है, सेना वगैरह से लेके प्रोविजन है, तो उस सब पे केंद्र सरकार कानून बनाती है जो पूरे देश के लेवल का होता है। और दूसरा होता है राज्य सूची, तो इसमें 61 विषय दिए गए हैं, इस पे राज्य सूची, तो इस पे राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। और तीसरा है इसमें सामवर्ती सूची, तो इसमें 52 विषय है, दोनों कानून बना सकते हैं और दोनों एक जैसा हो तो वहां पे संसद का कानून नहीं लगता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो सामवर्ती सूची में विषय होते हैं उस पे दोनों जो मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन अगर दोनों का कानून मैच करता है तो वहां पे संसद का कानून नहीं लास्ट में माना जाता है। और एक चौथा होता है जिसे हम बोलते हैं कि रेजिडुरी पावर, तो ये चौथा होता है। तो इसमें यही होता है कि जो विषय अभी पता नहीं है वो अगर फ्यूचर में आती है तो उस पर कानून बनाने का पावर संसद को होता है। तो जैसे मान लीजिए फ्यूचर में एलियन आ गए तो उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, वो संसद को होगा। तो ये है, मतलब जो फ्यूचर में विषय आ सकते हैं जो अभी हमें पता नहीं है, तो वो अगर आ जाए तो उस पे बनाने का अधिकार संसद को है। और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि राज्य सूची पे संसद कब कानून बना सकती है। तो ये सब हम मेनली पावर देख रहे हैं कि किसकी पावर ज्यादा है और किसकी पावर कम है। तो इस वजह से भी रिलेशन का पता चलता है, पावर से भी रिलेशन का पता चलता है। तो पहला है राष्ट्रीय हित, तो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने के वोट से 2/3, मतलब वोट से अगर संकल्प एक पास कर देती है तो संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है राज्यसभा के विषय पे। और संकल्प जब खत्म हो जाता है उसके 6 महीना बाद कानून भी खत्म हो जाता है। तो एक बार में 1 साल के लिए ही संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पे, ये आप ध्यान में रखिएगा। और अगर फिर से ये बढ़ाना हो तो सेम रेजुलेशन ऐसा पास कराना होगा, तब जाके 1 साल के लिए और कानून बना सकती है संसद यहाँ पे। और जब भी ये रेजुलेशन 1 साल खत्म होता है तो उसके 6 महीने बाद कानून खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। और दूसरा है आपात की घोषणा पे, तो जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तब जाके संसद कानून बना सकती है, लेकिन आर्टिकल 250 के तहत आपात खत्म होने के 6 महीना तक ही वो कानून रहेगा। तो जैसे कि आपात लगा था तब तक तो कानून है आपका राज्य सूची पे जब बनाए थे, लेकिन आपात जैसे खत्म होगा तो वो आर्टिकल 250 के तहत वो 6 महीना तक ही कानून रहेगा, 6 महीने बाद वो कानून समाप्त हो जाएगा। और तीसरा है राज्य की सहमति से, तो आर्टिकल 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य संकल्प द्वारा बोलते हैं अगर केंद्र को, तो वो राज्य सूची पे कानून बना सकती है। लेकिन जो वो कानून बनाएगी वो जो स्टेट संकल्प पास किए हैं उन्हीं के लिए बनेगा। ऐसा नहीं है कि संकल्प पास करके दिए 2 स्टेट और पूरे देश के लिए वो राज्य सूची पे जो कानून बनाएगी संसद वो लागू होगा, ऐसा प्रोविजन नहीं। और संसद द्वारा संशोधित या निरस्त भी किया जा सकता है उसको, तो वो जो लॉ है वो संसद द्वारा भी फिर से मतलब निरस्त और खत्म किया जा सकता है, फिर वैसा रेजुलेशन वो पास करते हैं तो। और जो राज्य बोलेगा वही तक लागू होगा। तो ऐसा नहीं है कि 2 राज्य संकल्प पास करके दे और पूरे भारत पे वो लागू। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय करार पे, तो आर्टिकल जो 253 है खुद लागू नहीं, संसद विधान सहमति दे संघीय पे तब। तो अब जैसे है कि कोई अंतरराष्ट्रीय करार कर ले IMF वगैरह से, तो वहां पे जो लॉ बनेगा वो अगर स्टेट लिस्ट को भी टच कर रहा है तो संसद वहां पे कानून बना सकती है जो राज्य सूची पे भी लागू हो सकता है। लेकिन जो संसद कहीं पे करार करती है तो वो संसद से सहमति ली जाती है तभी जाके करार होता है वो, तो ये समझिए। और पांचवा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, तो आर्टिकल जो 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है तो संसद द्वारा प्रयोग किया जाता है वहां पे राज्य सूची को, तो वहां पे राज्य सूची पे भी कानून बना सकती है संसद। तो इतने अधिकार हम देखें कि
जो संसद है वो कहाँ कहाँ कानून नहीं बना सकती और संसद कहाँ कहाँ कानून बना सकती है और उसका कहाँ कानून नहीं लग सकता। तो ये हमने देख लिया इतने चीजों को। अब हम देखेंगे कि संघ एवं राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध है ये हम देखें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हम देखेंगे। तो ये आर्टिकल 256 से लेके 263 तक हम देखेंगे इसमें। तो यह कठिन कार्य है संघ के अधिकारी राज्य में ज्यादा शक्ति। तो जो AIS ऑल इंडिया सर्विस के जो अधिकारी होते हैं तो वो काफी पावरफुल होते हैं, आपको पता है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है और काम वो स्टेट में करते हैं। तो काफी पावरफुल होते हैं जो IAS अधिकारी ये सब होते हैं, IPS। तो इस वजह से भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं सेंटर और स्टेट में इसको लेके। तो अब हम देखेंगे संघ द्वारा राज्यों को निर्देश। तो आर्टिकल 256, 257, 305 और 339 में ये सब प्रोविजन लिखा गया है। तो ये हम देख लेते हैं अब। तो आर्टिकल जो 256 है, संसद का विधि पालन हो, कार्यपालिका राज्य की करे ऐसी व्यवस्था। तो जो संसद कानून बनाती है तो राज्य की जो कार्यपालिका है वो ऐसी व्यवस्था करे कि उस कानून को राज्य में लागू हो सके। क्योंकि मेनली जो संसद कानून बनाती है तो वो हर एक स्टेट में ही मिला के तो पूरा इंडिया बनता है, तो लागू तो उसको राज्य में ही होना है। तो अब जो राज्य की कार्यपालिका है वो ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि संसद का कानून स्टेट में लागू हो सके। प्लस संघ की एग्जीक्यूटिव जो होती है, मतलब केंद्र सरकार, राज्य को कोई भी निर्देश दे सकती है ताकि मतलब वो जो केंद्रीय कानून बनी है, संसद जो कानून बनाई है उसका पालन किया जा सके। इस वजह से अगर जो स्टेट की कार्यपालिका है अगर वो कानून को नहीं लागू करती है संसद के, तो वो यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है वो निर्देश दे सकती है राज्य को ताकि वो कानून को लागू कराया जा सके। और आर्टिकल जो 257(2) है, राष्ट्रीय सैनिक महत्व के जो भी रेलवे वगैरह या फिर सैनिक के इक्विपमेंट वगैरह होते हैं तो उन सब की रक्षा के लिए संघ सरकार को किसी सड़क, जल मार्ग को राष्ट्रीय घोषित किया करने का अधिकार होता है। तो अब मान लीजिए कि संघ सरकार को उसकी जरूरत हो, जैसे कि रेलवे ट्रैक वगैरह लगानी हो या फिर जो सैनिक की गाड़ी वगैरह है तो उस पे जाने का उनको फ्री चाहिए, फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, वहां पे ज्यादा रोक टोक ना हो, जैसे कि ज्यादा व्यस्त ना रहे वो, तो वो राष्ट्रीय हित का घोषित करके वहां पे वो अपने तरह चला सकते हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। तो ये समझ लीजिए। और यहीं पे है आर्टिकल 257(4) के तहत काम में पैसा संघ सरकार देगी। तो जो वो चीजों का यूज करेंगे केंद्र सरकार, जल मार्ग वगैरह का, सड़क का, तो ये सब जो काम में पैसा लगेगा तो वो केंद्र सरकार ही पैसा खर्च करेगी। और ये सब पालन नहीं कर पाते तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो जो रेलवे वगैरह की संपत्ति, ये सब जो रक्षा के इक्विपमेंट होते हैं तो उन सब की देखभाल राज्य सरकार को ही करनी है, क्योंकि मेनली वो सब चीजें राज्यों में ही रहती। और संकृतियों को राज्य को सौंपना। तो असाइन टास्क टू स्टेट, तो ये अब हम देख लेते हैं। तो इसमें यही देख रहे हैं कि प्रशासनिक जो संबंध है वो कैसा है। तो मतलब प्रशासनिक संबंध की देश को चलाने के लिए फिर राज्य को चलाने के लिए कैसा संबंध है दोनों में, और किसको कैसा पावर दिया गया है प्रशासन वगैरह चलाने के लिए। तो ये हम संबंध देख रहे हैं दोनों में कैसा संबंध है। तो ऊपर आपने इतने संबंध देख लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतने सारे जो प्रोविजन है उनको लागू करने के लिए स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। तो इतना चीजें आप देख लिया। अब हम और भी चीजें देखेंगे आप यहाँ पे। आर्टिकल जो 258(1) है, इसमें तो जो संघ संसद है वो राज्य सरकार की सहमति से संघ एग्जीक्यूटिव की शक्ति के विषय कोई राज्य सरकार या उसके पदाधिकारी को सौंप सकती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि जो केंद्र की शक्ति है या फिर जो केंद्र की एग्जीक्यूटिव काम है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप इस काम को इम्प्लीमेंट करिए, या फिर राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं उनको बोल सकती है कि ये काम को आप इम्प्लीमेंट करिए, उसको लागू करिए, ये डायरेक्शन दे सकती है यहाँ पे। और आर्टिकल 258(2) में संघ विधान के कार्यान्वयन जो होते हैं, मतलब जो संसद कानून बनाती है तो उसके क्रियान्वयन, उसको लागू करने के लिए राज्य के प्रशासन तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य के प्रशासन तंत्र का भी प्रयोग कर सकती है। तो जो राज्य के अधिकारी होते हैं उनका उपयोग कर सकती है संसद के कानून को लागू करने के लिए। और यहाँ पे राज्य से सहमति भी नहीं ले तब भी उनको डायरेक्शन दे सकती है जो राज्य के अधिकारी होते हैं। तो राज्य से बिना डायरेक्शन लिए भी उनको डायरेक्शन दे सकते हैं संघ के कानून को लागू करने के लिए। और राज्य के कृत्य, मतलब जो टास्क होते हैं उसको संघ को सौंपना है, ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो राज्यपाल द्वारा राज्य की एग्जीक्यूटिव शक्ति जिस पर कि संघ को दे देने का संघ की सहमति से ही राज्यपाल दे सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई राज्य का जो एग्जीक्यूटिव होता है तो मतलब जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की जो शक्ति है, तो उनको लेके कुछ संघ को दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि आप उनकी शक्तियों का प्रयोग करके वो काम को करिए वहाँ पे राज्य में। तो अब ये जो शक्ति दी जाती है राज्य सरकार की संघ को, तो वो संघ की बिना सहमति क्यों नहीं दे सकते। तो जो संघ की यूनियन गवर्नमेंट होती है वो सहमति दे तभी जाके वो एग्जीक्यूटिव शक्ति स्टेट की उसको दे सकते हैं।
तो ये सब हम संबंध देख रहे हैं कि कैसा संबंध है दोनों में, तो क्या क्या प्रोविजन है, इससे हमें संबंध का पता चल रहा है कि किसकी कहाँ पे पावर है, किसके लिए कौन सा प्रोविजन किया जा सकता है। चौथा हम देख लेते हैं अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस जो होती है। तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे तभी जाके संसद ऑल इंडिया सर्विस को सृजित मतलब बना सकती है। और अभी जो है वो तो कर ही रहे हैं। तो अभी ऑल इंडिया जो सर्विस 3 है वो स्टेट में तो काम कर ही रहे हैं। तो अब यहाँ पे स्टेट मतलब राज्यसभा को पावर इसलिए दिया गया है क्योंकि ऑल इंडिया के जो सर्विस के ऑफिसर होते हैं उनको मेनली काम करना होता है स्टेट में ही। तो जो राज्यसभा होती है वो फेडरल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ही केंद्र में उसको रखा गया है, मतलब दूसरा सदन बना के। तो इस वजह से संकल्प हमेशा राज्यसभा से ही पास कराना होगा अगर ऑल इंडिया सर्विस अब नया क्रिएट करना चाहते हैं तो, क्योंकि मेनली काम उनको करना है राज्य में ही, इस वजह से। और पांचवा हम देख लेते हैं केंद्रीय अनुदान, सेंट्रल ग्रांट। तो केंद्रीय अनुदान से राज्यों पे नियंत्रण रखा जाता है, तो राज्य सरकार पे नियंत्रण रखा जाता है और शर्त पे कुछ देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अनुदान देती है। तो पैसा दो तरह से जाता है, एक तो बंटवारा होगा तो जाएगा और दूसरा अनुदान दिया जाता है राज्यों को। अनुदान मतलब कि ग्रांट दिया जाता है उनको, उस पे कोई बंटवारे से मतलब नहीं होता। वो जिसको स्पेशल पैसे की जरूरत होती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है वहां पे। तो यहाँ से भी उन पे नियंत्रण रखा जाता है स्टेट पे। तो अब स्टेट को बोला जा सकता है कि आप इस काम को करिए तो जाके आपको अनुदान दिया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा यहाँ पे। और समन्वय के लिए भी है, तो पैसा से ही मान लीजिए सारी चीजें रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे स्टेट को कंट्रोल किया जाता है पैसे से। और अंतर्राज्यीय जल संबंधित विवादों का निपटारा, रेजुलेशन रिजॉल्विंग इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट, तो इससे भी हम संबंध देखते हैं। तो मेनली हम संबंध देख रहे हैं कि कौन सा संबंध है स्टेट और सेंटर के बीच में। तो संबंध पता चलेगा तब जाके वहां पे जहां जहां हमें दिक्कत लग रहा है वहां पे सुझाव दे सकेंगे कि संबंध कैसे सुधारे जा सकते हैं। तो आर्टिकल जो 262(1) है तो इसमें दिया गया है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय जो नदियां जल है उनका प्रयोग, वितरण, नियंत्रण विवाद को हल कर सकती है। तो यहाँ पे अब है कि जल वगैरह का विवाद जो होता है तो हर एक स्टेट के बीच में नदियों को लेके विवाद होता ही रहता है। कितना पानी का यूज हम करेंगे, इतना पानी का तुम यूज कर रहे हो। तो ज्यादा हमारे राज्य में नदी मतलब ज्यादा दूर तक है तो ज्यादा अधिकार हमारा है। तो इस सब को लेके काफी स्टेट में तनाव रहता भी है। तो कावेरी विवाद हम देख चुके हैं, तो बहुत सारे विवाद हो भी चुके हैं अभी। तो इसमें विवाद को निपटारे का अधिकार संसद को है। तो उसमें एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जो वहां पे, तो इसमें संसद की पावर है। इसमें जो आर्टिकल जो 262(2) द्वारा इसमें दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अन्य न्यायालय को बाहर कर सकती है संसद विधि द्वारा। तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह को इससे बाहर किया जा सकता है संसद के विधि द्वारा। तो इसमें मेनली पावर नहीं दिया गया है कि जो जल विवाद होते हैं इसमें कोई कोर्ट फैसला करे। इसमें सर्वसहमति से फैसला होगी तो इसमें ज्यादा फायदा हो सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो एक स्टेट को मंजूर होगी, एक स्टेट बोलेगा नहीं हमारे साथ मतलब भेदभाव हो रहा है, तो ये सब होंगी। तो इसमें किया जाता है कि दोनों को मिला के वहां पे समस्या को समाप्त करने की कोशिश की जाती है ताकि विवाद ज्यादा बढ़े ना। तो इतने हम देख लिए। अब हम देख संघ राज्य वित्तीय संबंध देखेंगे, यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो फाइनेंशियल रिलेशन भी बहुत मैटर करता है, तो ये भी हम देख लेंगे। तो करों के द्वारा संचित निधि में तो मतलब पैसा कहाँ से आता है, एक कर के द्वारा आता है, दूसरा फीस वगैरह से भी आता है पैसा। तो अब पहले इसमें दोनों को अलग अलग माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतर नहीं है, लगभग बोला एक ही है। तो पैसा अब या फिर कर से कमाए या फिर किसी फीस लगा के कमाए। तो जब हम ड्राइवरी लाइसेंस वगैरह बनाने जाते हैं तो वहां पे फीस देते हैं हम, या फिर मानिए कि टैक्स से जो पैसा आती है तो पहले उसको अलग अलग माना जाता है लेकिन अब एक ही माना जाता है। तो इसमें है कि कुछ लगाना संघ द्वारा, संग्रह राज्य द्वारा, संघ लगाना वसूलना खुद। तो इसमें बहुत सारे कंडीशन बनते हैं कि कुछ जो टैक्स होते हैं वो संघ सरकार लगाती है, उसको स्टेट वसूलती है। कुछ को ऐसा करते हैं कि स्टेट ही लगाती है, स्टेट वसूलती है और स्टेट ही यूज करती है। कुछ में बोला जाता है कि मतलब ऐसा प्रोविजन है कि सेंट्रल क्या करेगी कि टैक्स लगा देगी, स्टेट वसूलेगी और स्टेट उसको खुद यूज ही करेगी। तो ऐसे 3-4 कंडीशन बनते हैं पैसे के यूज करने के लिए। तो पहला हम देख लेते हैं कि जो वित्त आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन, तो आर्टिकल 280 के तहत ये है। तो फाइनेंस कमीशन से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली जो पैसे का बंटवारा होता है इनके द्वारा ही होता है। अब पैसा दो तरह से जाता है तो ये भी हम देख लेंगे आगे। तो वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा हर एक 5 वर्ष पर गठन किया जाता है। तो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति पर हर प्रत्येक 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। और इसमें जो होते हैं एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इनकी योग्यता जो है कि सरकारी वित्त का अनुभव हो इनके पास और आर्थिक मामले का अनुभव हो और सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर उसकी बनने की अर्हता रखते हो ये। तो ये इस पद पे मतलब
आसीन होने के लिए ये इतना क्राइटेरिया रखा गया है। सरकारी वित्त में अनुभव आर्थिक मामले में सुप्रीम कोर्ट जज बनने या फिर उसकी अर्हता रखते हो। और केंद्र राज्यों के बीच राजस्व वितरण का सुझाव देता है। ये जो वित्त आयोग बनता है तो ये केंद्र राज्यों के बीच जो पैसा होता है, जो टैक्स से आता है, उसको बंटवारे का सुझाव देता है ये। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि 2 तरह से पैसा जाता है, एक वित्त आयोग और दूसरा नीति आयोग। तो पहले तो योजना आयोग के तहत जाता था, अब नीति आयोग के तहत जाता है। तो लगभग इनसे 50-60% पैसा वित्त आयोग के तहत और 40-45% पैसा नीति आयोग के तहत जाता है स्टेटों को। तो 2 तरह से पैसा जाता है, जो कर में बंटवारा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर में। क्योंकि कर का ऐसा प्रावधान है कि मेनली जो राज्य सरकार के पास है तो उनको कम ऐसे मुद्दे दिए गए हैं और कम इम्पोर्टेंट चीजें दी गई हैं जहां से कम पैसा आता है। तो मेनली जो भी ज्यादा इनकम का सोर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसी वजह से कर का बंटवारा करना पड़ता है। और ज्यादा इसलिए दिया गया है ताकि कंट्रोल कर सके स्टेट को। ज्यादा पैसा रहेगा तो ज्यादा इन पे नियंत्रण रह सकेगा स्टेटों पे। और जो ये वित्त आयोग होते हैं वो मेनली राष्ट्रपति को 3 तरह के सुझाव देते हैं। तो ये अब हम देख लेते हैं कि कैसा कैसा सुझाव होता है। तो केंद्र राज्य के बीच पहला नंबर की ये विभाजन का बताते हैं कि कैसे करों का बंटवारा हो, और जो राज्य को हिस्सा मिलता है उसमें से प्रत्येक राज्य को कैसे निर्धारित किया जाए ये भी बताते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के तहत देख लीजिए, केंद्र सरकार 42% पैसा 15वें वित्त आयोग में स्टेट को देने वाली, मतलब देने वाली क्या है, दे दिया है। तो अब जो 42% पैसा है तो इसमें अब 42% में किस स्टेट को कितना पैसा दिया जाए ये भी सुझाव वित्त आयोग ही करता है। तो जैसा कि यहाँ पे अब देखिए कि यूपी को 20% लगभग पैसा मिला था, 42% का 20%, और एमपी और आंध्र प्रदेश तो ऐसे सुझाव दे सकती है कि इन स्टेटों को उस 42% रुपए में से कैसे पैसा दिया जाए। तो ये सुझाव। और दूसरा सुझाव देती है कि राज्यों को अनुदान देने का सिद्धांत का सुझाव। तो अब अनुदान कैसे देना है उनको, ग्रांट, तो ये भी सुझाव देती है वित्त आयोग। तो अनुदान मतलब कि जो स्पेशल जरूरत है किसी राज्य को पैसे की तो उनको अनुदान दिया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा में पैसा दिया जाता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र या फिर बॉर्डर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको डेवलपमेंट के लिए काफी अनुदान वगैरह दिया जाता है। चाहे जो पिछड़े राज्य हैं उनको ज्यादा अनुदान दिया जाता है, ग्रांट दिया जाता है, मतलब अलग से पैसा दिया जाता है उनको। और तीसरा, स्थानीय जो निकाय है उनको कोष बढ़ाने के लिए उपाय सुझाव। 73 और 74 जो हुआ था उसमें जोड़ा गया था। तो जो वित्त आयोग है ये डायरेक्टली पैसा पंचायत को भी दे सकती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये इससे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो जब अमेंडमेंट हुआ था तो राज्य वित्त आयोग तो पैसा उनको देती ही है पंचायतों को, लेकिन जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो भी पैसा दे सकती है पंचायतों को, और लोक वित्त से संबंधित कोई भी मामले का सुझाव देती है। तो अब इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा भी सुझाव दिए जाते हैं कि जीएसटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जीएसटी को कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये सब भी बहुत सारे सुझाव देती है वित्त आयोग। लेकिन ये 3 होते हैं, ये मेनली सुझाव मानते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये बाध्यकारी नहीं है मानना, लेकिन जो केंद्र सरकार होती है वो मान लेती है, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल में इसको लिखा गया है वित्त आयोग के बारे में। तो अगर बात नहीं मानती है वित्त आयोग की तो वहां पे काफी आलोचना हो सकती है कि अभी ये संवैधानिक बॉडी का भी बात नहीं मान रहे हैं। तो हम इतना चीजों को देख लिया। अब हम देखेंगे कि कुछ इसमें संस्था बनाने का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे सेंटर और स्टेट के बीच के विवाद को सुलझाया जा सके। तो इसके लिए संविधान में भी बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं अभी। तो पहला है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है, इंटर स्टेट काउंसिल, राज्य प्लस केंद्र के लिए बनाया जा सकता है। तो ये विवादों को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। जब अगर सेंटर स्टेट के बीच कोई विवाद हो जाता है तो ये बनाया जाता है, क्योंकि ये जो बनेगा ये लॉजिकल सोच के बताएंगे। तो इनको राजनीति में हस्तक्षेप और या फिर राजनीति से प्रेरित फैसला ये नहीं दे सकते। तो इस वजह से ये बनाया जाता है। और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस जो दिक्कत होता है उसको तर्क के अनुसार ये जवाब देते हैं और सुझाव देते हैं कि ऐसे करने पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोनों अगर स्टेट के बीच हो जाए, चाहे स्टेट सेंटर के बीच हो जाए, तो इन सब वजह से ये संविधान में दिया गया है, ताकि कोई तो चीज होना चाहिए जो कि सेंटर स्टेट के बीच में विवाद हो तो सॉल्व कराए। तो इंटर स्टेट काउंसिल का संविधान में प्रावधान। तो अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 263 है, राज्यों के बीच विवादों का समाधान के लिए गठन का प्रावधान है। तो मैंने बताया भी कि राज्यों के बीच हो जाए तो, या फिर सेंटर और राज्य के बीच में हो जाए, तो इन सब विवादों को सॉल्व करने के लिए ये सब बनाया गया है। और भी बहुत सारे हैं। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल है, तो ये इम्पोर्टेंट संस्था है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है इसको। और सरकारी आयोग संस्तुति के आधार पर ये पहली बार गठन हुआ, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और सदस्य सभी स्टेट हो सकते हैं, और 2 यूटी होंगे जिसमें पुडुचेरी और दिल्ली आएगा। तो यहाँ पे भी विधानसभा है, इस वजह से भी इनको शामिल किया जाता है। और 5 कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे इसमें। अगर आवश्यक हो तो राज्य के भी मंत्री को बैठाया जा सकता है, मतलब राज्य के जो मंत्री होते हैं उनको
बैठक में बुलाया जा सकता है निर्णय के लिए, और जो निर्णय होता है वो सर्वसहमति से लिया जाता है। तो इसमें वोटिंग होगा तो सभी लोग सहमत हो जाएंगे तो मान लिया जाता है उस फैसले को। तो ये चीजें हैं। इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाया जाता है वो विवादों को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, और इसका आर्टिकल में प्रोविजन है कि 263 के तहत ये बनाया जाएगा। मतलब जब विवाद होगा तो उस टाइम इसका गठन होता है, और इसमें जो होते हैं तो पीएम अध्यक्ष होते हैं, ये मैंने बता दिया। और ये पहली बार गठन हुआ था सरकारिया आयोग ने जब अपनी संस्तुति दी थी, तो उस टाइम गठन हुआ था इसका 1990 में पहली बार। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और गठन राष्ट्रपति करता है, तो कोई भी संस्था का गठन मेनली राष्ट्रपति ही करते हैं। और इसी में हम देख लेते हैं अनुच्छेद जो 263 है, ग और घ में क्या लिखा गया है। तो इसमें इसका कर्तव्य है, मतलब इसमें काम डिफाइन किया गया है कि ये किस तरह के सुझाव देते हैं। तो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका जांच करेंगे और उसको परामर्श देंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले ये जो गठन होगा आयोग, वो जांच करेगा कि क्या विवाद है, किस मैटर पे विवाद हो रहा है और क्या इसमें रीजन है, तो उसकी जांच करेंगे। उसके बाद जो उसका सॉल्यूशन होगा उसको सुझाव देंगे राष्ट्रपति को। और अगर राज्य और केंद्र के बीच में सामान्य हित से संबंधित कोई विषय से लेकर विवाद हो जाए तब भी ये उस पे भी सुझाव देंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो राज्य में भी विवाद होता है और सेंटर स्टेट में भी विवाद हो सकता है, तो दोनों में ये सुझाव दे सकते हैं। और राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। तो जो कोऑपरेटिव है उसको बढ़ाने के लिए भी ये सुझाव दे सकते हैं कि कैसे रिश्ते को अच्छा किया जा सकता है, ताकि दोनों लोग मिलकर अच्छे से काम कर सके। क्योंकि मेनली मैंने ऊपर बताया भी कि काम तो सेंटर हो या स्टेट हो, काम करना है उनको देश की जनता के लिए ही। तो फिर दोनों में विवाद किस बात का, जब काम उसी पब्लिक के लिए करना है जो कि देश के नागरिक हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि सहकारी संघवाद क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसे हम बोलते हैं। तो ये भी आपको जान लेना जरूरी होगा क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद बोलते हैं। तो अब जैसे विवाद तो आप लोगों में मतलब सेंटर स्टेट में हो ही सकते हैं, तो अब विवाद को अगर छोड़ के अगर सेंटर और स्टेट कोऑपरेशन के थ्रू अगर काम करने लगे तो ये जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और इससे जनता को बहुत फायदा हो सकता है। और इससे कभी भी देश ना टूटने का भी भावना आएगा। क्योंकि मेनली जो भी मान लीजिए अगर कोई स्टेट में दिक्कत है, तो अगर सारे स्टेट के सरकार और सेंटर के सरकार मिलके अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहे तो उनको अपने अपन का फीलिंग आएगा वहां पे। तो सेंटर मेनली मदद करता है किसी राज्य को, तो वो समझिए कि पूरा देश मदद कर रहा है, क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो अगर वो किसी राज्य को मदद करती है तो ये मतलब हुआ कि पूरा देश उनको मदद कर रहा है। तो इस वजह से अच्छा होगा देश के लिए, और ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होता है, और जो होगा जनता होगी उसके लिए भी अच्छा होगा, और इससे देश की अखंडता कभी खत्म नहीं होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। संविधान से ऊपर उठकर संबंध बनाना, मदद एक दूसरे की, मतलब कि चलो नियम कानून तो लिखे हैं वो तो है ही, लेकिन नियम कानून से ऊपर उठ के अगर हम मतलब मिलके काम करते हैं तो एक दूसरे की मदद से, तो ये बहुत ही अच्छा कहलाता है। तो इसमें यही होता है कि कोऑपरेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में, स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट करती है, और जो स्टेट का काम होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट करती है उनके काम में। तो मिलजुल के काम किया जाता है। तो जैसा कि बोला जाता है कि कुछ रिश्ता मतलब प्रॉफिट से उठ के भी ऊपर होता है, तो वो प्रोविजन यहाँ पे आता है कि संविधान में जो रूल लिखे हैं वो तो है ही, लेकिन रूल से ऊपर उठ के अगर हम लोग कोऑपरेट करके काम करें तो वो बहुत ही अच्छा होगा देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए। और दोनों सरकार एक ही नागरिक पे शासन करती है, तो ये मैंने बताया भी पॉइंट। तो ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आखिर में दोनों सरकार को शासन एक ही नागरिक पे करना है, और दोनों वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं देश के नागरिक के। तो फिर दोनों में टकराव किस बात का, दोनों मिलके ही अगर लोगों का भलाई कर सके तो मिलके भलाई करना चाहिए इनको। और एक दूसरे की सहयोग होता है, मतलब एक दूसरे को मदद किया जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो पहले जो थी प्रतियोगिता प्लस स्पर्धा, मतलब कंपटीशन की भावना विद्यमान थी। तो पहला ऐसा था कि सेंटर स्टेट में कंपटीशन का भावना विद्यमान था, इसमें इसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, प्रतियोगी संघवाद कहा गया, और यह अब बदला तो सहकारी संघवाद हो गया। तो जो पहले था कि 60-70 का दशक था, तो उसमें था कि काफी तनाव रहते थे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अब जो हुआ है तो ये चेंज हो गया है सिनेरियो। अब देखेंगे कि स्टेट और सेंटर मिल के मदद करते हैं। तो पहले ऐसा था कि एक पार्टी की ही सरकार की पूरे इंडिया में चलती थी। तो आप लोगों को पता है कि कांग्रेस की चलती थी उस टाइम। जो छोटे पार्टी थे तो उनका बहुमत उतना मिल नहीं पाता था। मेनली आप देखेंगे कि 1977 में जाके नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट सेंटर में बन पाई। तो उस टाइम था कि स्टेट में तो
नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बन जाती थी लेकिन सेंटर में नहीं बन पाती थी। तो उस टाइम जो सेंटर में होती थी हमेशा कांग्रेस और स्टेट में होती थी हमेशा कोई अदर पार्टी। कांग्रेस की भी होती थी लेकिन अदर पार्टी की भी सरकार होती थी स्टेट में। तो इस वजह से काफी तनाव चलता था, काफी कंपटीशन चलते रहता था सेंटर और स्टेट में और स्टेट में। तो जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार रहती थी और जिस स्टेट में जनता पार्टी या फिर किसी और दल की सरकार रहती थी तो वहां पे काफी खींचा तनाव चलते रहता था। तो उसे हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। लेकिन अब वो बदल चुका है, अब हम सहकारी संघवाद बोलते हैं, क्योंकि मेनली जो उस टाइम था कि एजुकेशन वगैरह भी बहुत कम थे, तो पब्लिक के पास भी कम एजुकेशन थी और जो नेता आदि थे उनके पास भी कम एजुकेशन थी। तो अब बहुत अच्छे अच्छे लोग चुन के आने भी लगे हैं और जो जनता है वो भी जागरूक हो गई है। तो जनता को अब ये पता है कि कौन सा शासक उनके लिए अच्छा है। तो अगर कोई नेता है ऐसा, चाहे सरकार है, तो ऐसा करती है कि जिससे देश को या फिर जनता को कुछ परेशानी उठानी पड़े तो वो वहां पे जनता ही उनको नकार देती है। तो इस वजह से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से जाके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इसमें हम देख लेंगे कि आखिर में ये बदलने का कारण क्या है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण हम देखेंगे यहाँ। तो बाह्य आक्रमण से एवं युद्ध के खतरे की आशंका, तो हम संविधान में बोला ही गया कि बाहरी आक्रमण से, युद्ध वगैरह से स्टेट को बचाने का काम सेंटर को है। तो इस वजह से भी अब जो स्टेट है वो समझ गए हैं कि अकेले वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं कहीं पे। तो इस वजह से भी कोऑपरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि सेंटर को मजबूत बनाया गया है, वो मदद कर सकता है स्टेटों की। इस वजह से भी कोऑपरेशन बढ़ रहा है और तकनीकी प्रगति और संचार साधन और आवागमन का विकास। तो अब जो एरा चल रहा है वो ग्लोबलाइजेशन का एरा है। तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं। तो अब जो छोटे लेवल की गवर्नमेंट होगी, जब छोटी सरकार मान लीजिए स्टेट में, तो वो उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं जितना कि अभी पूरे दुनिया में चल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इन लोगों की मदद भी कर सकता है और जो भी ग्लोबल जो सिनेरियो चलता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है या फिर देश के लिए जो अच्छा है वो कर सकती है। तो इस वजह से भी स्टेट अब कोऑपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि फायदा हमारा उसी में है कि सेंटर से कोऑपरेट करके हम भी फायदा कर सके और जो भी कंपनियां ग्लोबली आ रही हैं इंडिया में वो स्टेट में ही लगती है मेनली। तो सेंटर से कोऑपरेशन होगा तो सेंटर ही ये सब चीजें देखता है कि एफडीआई कैसे आएगा, कौन सा कंपनी कैसे यहाँ पे उसके लिए रूल होगा। तो ये सब काम सेंटर का ही है और जितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो मतलब हम तो कम ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो पूरे जीडीपी का 0.7% ही हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होता है, तो वो भी मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो इस वजह से कोऑपरेशन और बढ़ रहा है ताकि स्टेट को भी फायदा हो सके। वो समझ रहे हैं कि उनका फायदा है यहाँ पे। और तीसरा कारण हम देख लेते हैं कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जन्म। राज्य को कल्याण के लिए अधिक धन लगाना पड़ता है। तो जो कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट होते हैं तो उन्हें बहुत सारी योजनाएं चलानी पड़ती हैं गरीब लोगों के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है, जो एससी एसटी लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए उनको स्पेशल प्रोविजन करना पड़ता है। तो अब उसके लिए चाहिए पैसा। तो पैसा जितना भी मेनली टैक्स का रिसोर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट को बहुत कम विषय दिए गए हैं जहाँ पे वो मतलब अच्छे अच्छे क्षेत्र नहीं दिए गए हैं स्टेट को जहाँ से कि ज्यादा पैसा आता है। तो कस्टम ड्यूटी वगैरह ये सब जो जहाँ से ज्यादा पैसा आता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और जो पीटीआई होता है, पर्सनल इनकम टैक्स, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। तो मेनली राज्य के पास जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर है, तो सेल्स टैक्स वगैरह ये लोग लेते हैं। तो अब ये इतना उसमें इनको फायदा होता नहीं है। तो अब सेंटर के पास बहुत सारे टैक्स से पैसा आते हैं, तो इस वजह से इन लोगों को आश्रित रहना पड़ता है सेंटर पे। इस वजह से भी इनको कोऑपरेशन करना पड़ता है, तभी जाके सेंटर गवर्नमेंट इनको टैक्स में हिस्सा देगी और ग्रांट भी देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था भी ऊपर की फाइनेंशियल जो रिलेशन में की वित्त आयोग जो होता है उसमें दो तरह से पैसा जाता है। पैसा तो मेनली जाता है दो तरह से, तो उसका डिवीजन है, एक तो नीति आयोग के तहत जाता है और दूसरा वित्त आयोग जो बंटवारा करती है टैक्स का, उससे पैसा जाता है। तो वित्त आयोग में भी दो तरह से पैसा जाता है, एक तो जाता है ग्रांट और दूसरा जो स्टेट का हिस्सेदारी होता है वैसे पैसा जाता है। तो हिस्सेदारी तो उनको दे देगा, लेकिन जो ग्रांट होगा तो वो कोऑपरेशन आप स्टेट जो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके काम में मदद करेगी, तब तो वो भी मदद करेगा इनकी। तो जब कोऑपरेशन बढ़ेगा फिर वो ग्रांट देगा स्टेट को। तो इस वजह से भी ये बढ़ा है सहकारी संघवाद। तो ये इतने पॉइंट थे, ये ध्यान में आप रखिएगा।
और उपबंध संविधान में सहकारी संघवाद के पहले से ही है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट। और अब हम देख लेते हैं और कहाँ कहाँ सहयोग है सेंटर स्टेट के बीच में। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि विधि निर्माण में सहयोग, तो आर्टिकल जो 252 है उसमें 2 या 2 से अधिक स्टेट बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारे लिए आप लॉ बना दीजिए, तो संसद वहाँ पे लॉ बना सकती है इनके लिए। तो ये भी एक कोऑपरेशन का ही टूल है कि मान लीजिए कि स्टेट के लिए लॉ बना रही है संसद, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्य बोल रहे हैं कि लॉ बना दीजिए हमारे लिए, तो वो मदद ही कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी, तो यहाँ भी कोऑपरेशन बढ़ता है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं मेंस में जब आए कि सेंट्रल स्टेट के बीच में कहाँ पे अच्छे रिलेशन बनते हैं संविधान के तहत, तो ये सब बातें वहाँ पे आप लिख सकते हैं। और इसमें है अगला राजस्व विभाग में सहयोग, अधिकतर संघ के पास है। तो मेनली जो मैंने ऊपर बताया भी आपको कि अधिकतर जो राजस्व का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन राज्य लगाते हैं वह खुद उपयोग, और संघ भी फिर जरूरी के अनुसार सबको देता है। और PIT पर्सनल इनकम टैक्स का केंद्र राज्यों को 80% दे देता है लगभग, और केंद्रीय अनुदान में भी सहायता करता है। तो ये भी एक जो टैक्स से रिलेटेड है, तो ये भी एक कॉपरेशन का ही माध्यम है। तो अब टैक्स भी एक तो होता ही है कि जैसे सेंटर टैक्स लगा दे लेकिन वसूलेगी राज्य, और राज्य ही उसका उपयोग करेगी, और कुछ होता है कि जैसे सेंटर लगाती है स्टेट उसको वसूल करेगी और दे देगी फिर सेंटर को, और कुछ है कि स्टेट लगाएगी स्टेट ही वसूलेगी और स्टेट ही खर्च करेगी। तो ऐसे ऐसे प्रोविजन है। तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जब हम इकोनॉमिक्स के अपने क्लास में आएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा जब हम टैक्स पढ़े। और केंद्रीय अनुदान में तो सहयोग करता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य को, तो बहुत सारे स्टेट को अनुदान दिए जाते हैं जो कि पिछड़े स्टेट हैं और जिनकी ज्यादा जरूरत है, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अनुदान भी देती है। तो जो सेंट्रल स्पॉन्सिव स्कीम होता है, तो उसमें केंद्र सरकार जो पिछड़े राज्य हैं उनको 80% अनुदान देती है, बस 20% उनको लगाना होता है पैसा, और उस योजना को जो स्कीम होती है वो लागू हो जाती है। और वही है कि जो राज्य सक्षम है तो उनको 60% या फिर 50% पैसा देना होता है, बाकी किसी किसी को तो 80% पैसा देना होता है, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। जो केंद्र सरकार की योजना होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये भी एक कॉपरेशन का माध्यम है राजस्व विभाग से लेकर, क्योंकि राज्य इसमें मदद कर रहे हैं सरकार को पैसा वसूलने में, जो केंद्र सरकार के टैक्स हैं, और कुछ जो राज्य के टैक्स हैं उसको वसूलने में केंद्र सरकार मदद कर रही है। तो कुछ टैक्स केंद्र सरकार लगा देती है राज्यों के लिए, आप खुद से उसको वसूलिए और खुद से उपयोग करिए। तो ये भी एक कोऑपरेशन ही होता है। तो ये सब रिलेशन है। ऐसे इसमें रिलेशन बताया जा रहा है कि किस टाइप का रिलेशन है सेंट्रल और स्टेट। और अब हम देख लेते हैं इसमें प्रशासनिक सहकारिता है, ये हम देख लेते हैं इसमें कि प्रशासनिक सहयोग क्या क्या है दोनों के बीच में। तो अब जो है कि संघ की संपत्ति जो होती है वो राज्य में ही होती है, तो अब संघ का तो कोई अलग से टेरिटरी नहीं आएगा। जो संघ की पूरी जो संपत्ति होती है वो मेनली किसी न किसी राज्य में ही होती है, और बिना राज्य के सहयोग के संघ काम नहीं कर सकती है। तो जो राज्य में उनकी संपत्ति है, अगर स्टेट मदद ही ना करे उनके, तो कैसे काम कर लेंगे। तो जो रेलवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्ति है, लेकिन चलती तो वो स्टेट में ही है। तो अगर स्टेट सहयोग ना करे उसका, तो चलने में कैसे चल सकती है वो। तो प्रशासनिक मदद बहुत स्टेट करते हैं। जो सेंटर के सामान होते हैं, तो जितने सैनिक के इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, तो वो किसी न किसी स्टेट में ही होते हैं, तो उनको राज्यों के मदद से ही उपयोग कर पाती है। तो अब सेंटर का भी जो संपत्ति है वो राज्य का ही है। तो जो सैनिक है तो वो किसी बस सेंटर के लिए नहीं है, वो तो राज्यों के लिए भी है। तो इस वजह से इनको मदद करना पड़ता है, और मदद करना भी चाहिए। और जैसे कि रेलवे ही है, तो रेलवे का उपयोग तो सभी देश के नागरिक करते हैं, ऐसा है नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप के लिए करती है। तो इन सब में भी इनको सहयोग करना पड़ता है, और ये करते भी हैं, तभी जाके ये सब हो पाता है। और है कि अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय में सुनिश्चित करती हैं। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं बोला था मैंने, ऑल इंडिया सर्विसेज, तो उसमें IAS IPS IFS वगैरह ये सब आते हैं। 3 ही है ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS IFS। अब ये लोग एक रिक्वायरमेंट इनकी मतलब जो होती है, इनकी नियुक्ति की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन काम तो ये स्टेट में ही करते हैं और स्टेट के लोगों के लिए ही काम करते हैं। तो इस वजह से भी सहयोग बढ़ता है, और इसको लेके भी विवाद भी बहुत सारा रहता है। लेकिन आप मेनली देखिएगा तो जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है हमारा, तो ये एक पिरामिड है। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से कोई भी
स्कीम भेजती है तो अब इम्प्लीमेंट तो यही करते हैं जो अखिल भारतीय सेवा आयोग के ऑफिसर हो। और आर्टिकल जो 261 है, सभी नागरिकों को सभी न्यायिक कार्यवाही समस्त भारतीय क्षेत्र में होती है। तो आर्टिकल 261 के तहत जो न्यायिक कार्य होते हैं वो पूरे भारत के समस्त क्षेत्र में होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक भाग पे लागू होगा, वो पूरे देश में लागू होगा। तो इस वजह से भी एक यूनाइट देश का फीलिंग लोगों को आता है। ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे या फिर मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही फैसला दे दे तो वो बस वहीं पे लागू होगा, वो फैसला पूरे इंडिया में लागू। तो अब हम यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट देख लेंगे और उसके बाद मदन मोहन पुंछी आयोग के बारे में, उसकी जो कमीशन बनी थी उसकी क्या सिफारिश थी इसके सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशन के लिए, ये मैं बता दूंगा और ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा यहाँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो विवाद था 1967 के बाद आया, सब राज्यों में जब कई दूसरे पार्टी की सरकार आने लगी स्टेट में, तब से विवाद ज्यादा बढ़ने लगे। तो ये मैंने बता भी दिया ऊपर कि जब नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनने लगी सारे जगह तो विवाद ज्यादा बढ़, तो एक एक बार में 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते थे तो विवाद बढ़ गया था वहाँ। लेकिन अब स्थिति काफी अच्छी है, काफी स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। तो ये सुझाव के लिए आप लिख सकते हैं ये सब चीजें, या फिर कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं इसको। और वित्त आयोग और नीति आयोग में समन्वय हो, तो जो वित्त आयोग है तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन नीति आयोग है तो ये लॉ के थ्रू बनाया गया है। तो इन दोनों में समन्वय होना चाहिए क्योंकि इन्हीं दोनों के तहत पैसा स्टेट में जाते हैं, तो इनको समन्वय करके पैसा भेजना चाहिए। क्योंकि जब योजना आयोग को समाप्त किया गया था तो उसमें ये बोला गया था कि योजना आयोग जो थी वो डिस्क्रिमिनेशन करती थी स्टेट के साथ। तो जो सेंटर में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है और किसी स्टेट में बीजेपी की सरकार है तो वहां पे उनको कम पैसा दिया जाता था। तो ये भी एक मुद्दा आता है कि अब बोला जाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट योजना आयोग को इसी वजह से समाप्त की क्योंकि मोदी और जो योजना आयोग के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था एक बार, तो इस वजह से जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, ये बोला जाता है। अब ये कितना सही है ये तो जांच वाच का विषय है जो भी है। तो अब योजना आयोग में कुछ तो दिक्कत था कि नीति आयोग को लाना पड़ा क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता ही था और डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा जब केंद्र और राज्य में दूसरी सरकार होगी। तो अब इसमें होना चाहिए कि प्योरली इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे इनको सोच के पैसा का आवंटन करना चाहिए, लेकिन राजनीति से प्रेरित होता है कभी कभी, जो कि सही नहीं है। तो प्योर इकोनॉमिक को देख के देना चाहिए कि जिस राज्य को जरूरत है पैसे का उसको दो, जिसको नहीं जरूरत है उसको मत दो, लेकिन भेदभाव होता है वहां पे, इस वजह से भी योजना आयोग को समाप्त किया गया। तो अब जो है वित्त आयोग और नीति आयोग, तो इसके बीच में समन्वय होना चाहिए, तब जाके ऐसा मुद्दा फिर फ्यूचर में ना आ सके। और राज्यपाल के पद में सुधार होना चाहिए और बिना बात के केंद्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किसी राज्य में। तो राज्यपाल के पद को भी लेके बहुत ही खींचातानी चलते रहती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बार बार किसी भी टॉपिक पे स्टेट के मुद्दे में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए उनको। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है तो सुप्रीम कोर्ट बोल भी चुका है कि हम फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम में होता है कि 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है और दोनों अपने आप में स्वतंत्र होती है और अपने अपने क्षेत्र में काम करती है। तो अब सेंटर का यहाँ पे बार बार हस्तक्षेप करना स्टेट के विषय में ये सही नहीं है। और मेनली राज्यपाल के पद को लेके भी बहुत ज्यादा खींचातानी चलते रहती है क्योंकि राज्यपाल के ही बोलने पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो पहले बीच में तो ऐसा हो गया था कि हमेशा प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था बोल के कि संवैधानिक तंत्र के तहत स्टेट का शासन नहीं चल रहा है। तो अब ये सुझाव है, आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो राज्यपाल के पद में सुधार और बिना बात के सेंटर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए राज्य क्षेत्र में, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का हस्तांतरण नहीं चाहिए, तो मतलब इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो अब तो मान लीजिए कि जैसे ये पहले मुद्दा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए वहां पे जज को बदल दिया जाता था हाई कोर्ट जज को, क्योंकि जब हाई कोर्ट का जज तो वो पूरे राज्य क्षेत्र में काम करता है, लेकिन अब जो है कि वो कॉलेजियम सिस्टम है। तो जब मैं जुडिशरी बताऊंगा आपको तो उसमें मैं ये चीजें आपको बताऊंगा। तो उसमें ये बोला जाता था कि हाई कोर्ट के जज को वहां पे बदल दिया जाता था, अगर स्टेट के अगेंस्ट में कोई फैसला देना हो तो ट्रांसफर कर दिया जाता था और अपने मन के जज को वहां पे नियुक्त कर दिया जाता। तो उस टाइम ये सजेशन था कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका ट्रांसफर ना हो सके। तो अब इतने चीजें मैं आपको बता दिया यहाँ पे। अब एक मैं आपको कमीशन के बारे में बताऊंगा, पुंछी कमीशन जो है इसके बारे में बता दूंगा। तो आप जब भी आंसर करेंगे तो सजेशन में ये चीजें दे सकते हैं, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पुंछी आयोग की ये रिकमेंडेशन है सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशन को सुधारने के लिए। तो ये आप सजेशन वहाँ पे दे सकते हैं
डायरेक्टली या तो आप लिख दें कि पुंछी आयोग की ये सिफारिश है, या फिर आप खुद के मन से ये पॉइंट लिख दें तो भी चलेगा। लेकिन जब आप किसी आयोग वगैरह का नाम लिख के कोई पॉइंट देते हैं तो वहां पे आपका आंसर बहुत अच्छा, और वो पॉइंट जो होता है वो बहुत ही सटीक पॉइंट माना जाता है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मदन मोहन पुंछी आयोग, पुंछी कमीशन। तो केंद्र राज्य संबंध के विचार के लिए न्यायमूर्ति MM जो पुंछी थे तो इसके अध्यक्ष थे। तो केंद्र राज्य के बीच संबंध सुधारने के लिए आयोग बनाया गया था कि ये कुछ सुझाव दे। तो आयोग जो बनता है वो सुझाव देती है, और उस पे या तो आप लॉ बना ले या फिर उसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट करें, ये होता है। और 2007 में बना था ये, और इसके पहले जो 1983 में सरकारी आयोग बना था तो उसने भी सुझाव दिया था, तो राज्यपाल के बारे में और जो प्रेसिडेंट रूल है उनके बारे में और भी बहुत सारे सुझाव दिए थे। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट हम देख चुके हैं और जितने सजेशन थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग कृपया सीक्वेंस से देखें इस वीडियो को। तो अब इन्होंने सजेशन दिया पहला कि जो 355 आर्टिकल है और 356 है संशोधन किया जाए। तनाव रहता है इस आर्टिकल के वजह से, तो जो प्रेसिडेंट रूल है इसके वजह से हमेशा से तनाव रहा है, तो इन्होंने बोला कि इसको अमेंडमेंट कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है इनका सुझाव, क्योंकि पर्पस के लिए ये आर्टिकल दिया गया था वो पर्पस फील होना चाहिए, क्योंकि वो जो कंडीशन थी वो कभी भी आ सकती है। स्टेट एग्रेशन हो सकता है, मतलब स्टेट से तनाव बढ़ सकता है, स्टेट कभी भी अपने मन का करने लग सकते हैं। तो इस वजह से ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको कभी अमेंड नहीं करना चाहिए। इसका मिसयूज बंद होना चाहिए, लेकिन इसको हटाना या फिर अमेंड नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कि राज्य की सहमति से तनाव वाले क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती हो। तो जो सेंट्रल पुलिस होती है जैसे CISF वगैरह, CRPF, तो इन सब की भी तैनाती बहुत सारे स्टेट में हुई है। तो अब इनकी जो तैनाती हो तो वो स्टेट के मर्जी से हो, स्टेट से सहमति लिया जाए तब किया जाए इनकी तैनाती। तो स्टेट मानते हैं कि हमारे मतलब राज्य क्षेत्र में ये हस्तक्षेप है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये मानती है, क्योंकि स्टेट के लिए मेनली जो होती है वो पुलिस होती है, स्टेट पुलिस जिसे हम बोलते हैं। और CISF वगैरह, CRPF, तो ये सब जो सेंटर की पुलिस है। तो अब इनका जब भी किसी राज्य में तैनाती हो तो वहां के राज्य से सहमति ले लिया जाए, ये बोला जाता है। तो अब इसमें ये भी मुद्दा है कि सहमति लेंगे तो वो देंगे नहीं जो स्टेट है, जो नक्सलवादी वगैरह से लड़ने के लिए होती हैं, तो मेनली CISF, CRPF यही सब लड़ती हैं पुलिस। तो अब उनसे सहमति लीजिएगा तो वो देंगे नहीं, और ये सब नक्सलवाद आगे बढ़ने लगेंगे और बहुत सारे वारदात ऐसे होने लगेंगे जिस आम पब्लिक को उससे हार्म पहुंचाया जाएगा, और जो वो हैं वो फायदा उठाएंगे नक्सलाइट वगैरह, और जो नॉर्मल आम पीपल है उसको मारेंगे वो लोग। तो इसमें ये भी मुद्दा आता है। तो अब ये जो होता है आपको मेनली हर एक चीज का मेरिट डिमेरिट सभी चीजें पता होनी चाहिए। अब वो अपने आंसर में आप कैसे लिख रहे हैं और कैसा क्वेश्चन आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आप किसी पॉइंट को कैसे लिख। तो एक जो पॉइंट होता है उसको आप आंसर में सजेशन में भी लिख सकते हैं और उसका प्रॉफिट में भी लिख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तीसरा हम देख लेते हैं इसमें, राज्यपाल उसे बनाइए जो कि प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भागीदारी ना हो। तो वही सब जो उस टाइम मैंने बताया था वही सब रिकमेंडेशन यहाँ पे भी है। तो अब जो मुद्दा होता है एक ही होता है। अब बार बार आप आयोग बनाने से कुछ नहीं होता, जब तक आप जो आयोग पहली बनी है उसको तो इम्प्लीमेंट कर लो, तब जाके किसी आयोग को बनाना। तो इसमें ये हो जाता है। तो वो भी उसी सिमिलर में कुछ वर्ड बदल के रिकमेंडेशन देते हैं। तो वही सब चीजें हैं जो कि सरकारी आयोग में हमने देखा था। तो राज्यपाल राजनीति में सक्रिय ना हो, राज्यपाल को राजनीतिक लाभ के लिए बर्खास्त ना किया जाए। तो वही सब चीजें हैं, मतलब राजनीति लाभ के लिए राज्यपाल का पद को यूज ना करो। तो पद को जिस काम के लिए बनाया गया था उसके लिए यूज करो, वहां पे आप अपने राजनीति से प्रेरित होकर काम ना करें। तो मेनली देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इसकी सरकार जिस पार्टी की होती है सेंटर में और अदर पार्टी की होती है राज्य में, तो तनाव वहीं पे होते हैं। अब कितना भी बड़ा मुद्दा हो, अगर सेंटर में एक ही पार्टी की सरकार है और राज्य में उसी पार्टी की सरकार है, और मुद्दा कितना भी बड़ा हो, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जाता है। लेकिन अब किसी और राज्य में जिसमें उनकी सरकार नहीं है और छोटा सा भी मुद्दा हो तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे सीधे लगता है राजनीति से प्रेरित। और अब छठा इसमें पांचवा इन्होंने सुझाव दिया कि राज्यपाल अभियोग द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जाए, इसका सुझाव दिया। तो ये सुझाव थे इनके कुछ पुंछी आयोग के। तो जो ये पांचवा सुझाव है कि राज्यपाल पे महाभियोग हो और राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जाए, तो ये पॉइंट भी सही नहीं है। अगर आप सोचे तो मान लीजिए कि जो राज्यपाल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं स्टेट में, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार भी चेंज होती है तो वहां पे राज्यपाल को भी लगभग चेंज कर दिया जाता है। तो
अब राज्य में सेंटर का प्रतिनिधित्व करते हैं वो, तो अब जब राज्य इनको पद से हटाएगी महाभियोग द्वारा, तो ये सेंटर का कैसे प्रतिनिधित्व कर, तो ये कुछ इनके सुझाव थे। तो इतना चीजें हमने देखा सेंटर स्टेट रिलेशन में, तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपको इस टॉपिक पे, और इससे ज्यादा चीजें आपको नहीं आएंगी एग्जाम में, और या फिर प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, तो इससे ज्यादा चीजें आपको नहीं देखनी इसमें। तो ये बहुत है इस टॉपिक पे। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि होगा जुडिशरी। तो गाइस थैंक यू, और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।